गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल। बेटा ये भी गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन है। हमारे पास एक चार्ज स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल से क्या मतलब है? सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि स्फेरिकल सेल से क्या मतलब है। बेटा स्फेरिकल सेल जैसे कि आपने बॉल देखी होगी, प्लास्टिक की बॉल देखी होगी, जो अंदर से खोखली होती है, जिसकी सरफेस एरिया होता है, ठीक है, अंदर की वॉल्यूम नहीं होती जिसके अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार के होलो स्फीयर को, ध्यान से सुनना, होलो स्फीयर को हम स्फेरिकल सेल का नाम देंगे। उस स्फेरिकल सेल को यदि हम चार्ज कर दें तो उस चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से किसी बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके निकालेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन कर देता हूं कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस सेल के ऊपर। मान लिया बेटा क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस R है, इसकी वजह से किसी भी बिंदु पर, वो बिंदु कहां पर हो सकता है पहले आप सोचिए। वो बिंदु इसके अंदर भी हो सकता है, वो बिंदु इसकी सरफेस पर भी हो सकता है और वो बिंदु इसके बाहर भी हो सकता है। तो बेटा ये बिंदु कहीं पर भी हो तो हमें क्या करना बेटा? इस सेल की वजह से इस बिंदु पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो पॉसिबल केसेस आपको पता चल गए कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारे पास जो सिचुएशन है, कंसीडरेशन करने के बाद हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? हमें एक P पॉइंट मानना पड़ेगा और उस P पॉइंट पर, ठीक है, ये कंसीडरेशन करनी पड़ेगी कि वो P पॉइंट गॉसियन सरफेस के अंदर आता है या नहीं आता है, या हम उस P पॉइंट के अराउंड गॉसियन सरफेस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इस बात का पता कैसे चलेगा कि हमें गॉसियन सरफेस बनानी है या नहीं बनानी है? बेटा गॉसियन सरफेस में चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, तभी उसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो देखो, अगर हमारा P पॉइंट बाहर है तो चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, अगर P पॉइंट अंदर है तो चार्ज एनक्लोज्ड नहीं होगा, ठीक है, तो सरफेस पर भी आ जाएगा। तो हम सिचुएशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं, इफ, पहली सिचुएशन हम क्या लेके चलते हैं बेटा? इफ P इज आउटसाइड द सेल, हमारे पास यदि सेल है तो इस सेल के आउटसाइड पर अगर P पॉइंट लिया गया है, ये वाला पॉइंट, तो क्योंकि इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आएगा, क्यों आएगा इस पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन? क्योंकि ये बाहर है तो हम इस पॉइंट के अराउंड क्या बना सकते हैं कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अराउंड दैट पॉइंट P, और इस P बिंदु की या गॉसियन सरफेस की जो दूरी है वो दूरी है बेटा यहां से यहां तक R। क्या दूरी है? R दूरी है, ठीक है। तो ये सरफेस होगी S, उसमें से स्मॉल सेक्शन लेंगे। सबसे पहले हम स्मॉल सेक्शन में मान लिया हमने DS, ठीक है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। तो आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली और इलेक्ट्रिक फील्ड तथा सरफेस के बीच में एंगल को भी चेकआउट किया। आपने क्या पाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है टू द नॉर्मल, इस नॉर्मल के पैरेलल आ रही है। इसका मतलब जो cos थीटा है वो कितना हो जाएगा? cos 0 डिग्री, इसका मतलब 1। cos थीटा का मान हमारे पास क्या रहेगा? 1 रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो अगर cos थीटा का मान 1 रहेगा तो अब हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर हम यहां पर गॉस थ्योरम लगाएं तो क्या आएगा बेटा? क्या आता है गॉस थ्योरम में? फाई ई निकालते हैं। फाई ई किसके बराबर होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इस सरफेस ने कितना चार्ज घेरा हुआ है? क्यू चार्ज घेरा हुआ है, तो ये हमने लिख दिया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो था गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। अब इसको, फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
क्लोज सरफेस इनटू ई डॉट डी एस, और ईडीएस इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू आ चुकी है 1। तो यहां से हमारे पास ई डी एस का इंटीग्रेशन बच गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ली जाती है तो हम क्या लिखेंगे, E इंटू डी एस, इतना सा करना था आपको। तो ये होने के बाद अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारा मेन पर्पज क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब तक जितनी भी एप्लीकेशन मैंने करवाई सब में इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकलवाई है, तो यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस सरफेस का एरिया, बेटा ध्यान से देखो, ये कैसी सरफेस है, ये वाली सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आई हमारी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो बेटा इस सिचुएशन से क्या पता चलता है, आपको ये लग रहा है कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये फील्ड दिस, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द लेंथ। ये जो रेडियस था इसके अलोंग है, तो इसकी डायरेक्शन अगर मैं बताऊं तो आर कैप आ जाएगा, ठीक है। तो दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड at any point outside the cell, जो सेल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट लेते हैं, इज किसकी तरह बेटा, इज इक्वल टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। जो पॉइंट चार्ज की वजह से IQC के बराबर आ गई। इसका मतलब जब ऐसी सिचुएशन हो कि कोई सेल हो और पॉइंट बाहर हो, तो हम उस सेल को ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि उसका सारा चार्ज एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, और वो पॉइंट होगा हमारा सेंटर। तो हम मान लेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये जो सारा चार्ज था वो इस यहां पर कंसंट्रेटेड था, माना गया है ये। और फिर से बता देता हूं, सेल का मतलब क्या होता है बेटा, अंदर से खाली, होलो। तो ये बात आपको समझ में आ गई, फर्स्ट सिचुएशन आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, यदि P पॉइंट ऑन द सरफेस ले लिया जाए, ठीक है, तो ऑन द सरफेस क्या आएगा बेटा, ऑन द सरफेस में कौन सी सिचुएशन बनेगी, रेडियस कौन सा लिया जाएगा, ये कैपिटल आर लिया जाएगा। मतलब P पॉइंट को यहां पर अगर हम ले ले तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये वाला बनेगा। देखो क्या बनेगा, तो रिजल्ट क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज तो वही है सरफेस द्वारा, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन, अब की बार क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल आर स्क्वायर। डिस्टेंस या डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो अलोंग द रेडियस ही रहेगी। ये तुम्हें आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये बात आपको याद रखनी है, जो दोनों सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड आएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि हमारा P पॉइंट अंदर है, इफ P lies inside the cell, यदि P पॉइंट सेल के अंदर है बेटा, तो क्या है, तो हम फ्लक्स का पहली बात तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करने की सोचेंगे हम। अब गॉसियन सरफेस कहां से कंसीडर करें, चलो मान लेते हैं कर ली, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर हमारी ये गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस ने चार्ज को एनक्लोज किया है या नहीं किया है, क्योंकि हमारा फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, कोई भी गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, उस पर से फ्लक्स कैसे निकलेगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज जो है वो तो जीरो है, इसका मतलब इस सरफेस में कोई चार्ज एनक्लोज नहीं किया, तो इसलिए हमारा फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और यदि फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन जीरो आ गया तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगी, जीरो ही आएगी। तो जब हम किसी स्फेरिकल सेल के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इन तीनों पॉइंट से तीनों अलग अलग सिचुएशन एट एनी पॉइंट, जर्नल पॉइंट कहीं पर भी ले लो, वो पॉइंट या तो अंदर होगा या सरफेस पर होगा या बाहर होगा, तो हमने सारी सिचुएशंस को कंसीडर कर लिया। आपको ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बेटा मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं टॉपिक में।
आपको तीनों बातें समझ में आ रही हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसी टॉपिक को रिपीट न करके मॉडिफाई कर देता हूं। मॉडिफाई कैसे कर देते बेटा हम, अब की बार हमारे पास चार्ज और फिर सॉलिड स्फीयर है, मतलब दूसरी सिचुएशन क्या ले ली हमने, यदि हमारे पास स्फेरिकल सेल की बजाय जैसे लोहे का एक गोला ले लो जो अंदर से भी भरा हुआ पूरा मटेरियल, ठीक है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉलिड स्फीयर की तरह। तो अगर ये वाली सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में ये होलो नहीं लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे हम, सॉलिड लिखेंगे जो अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो इस आकृति को, क्या चेंज हुआ, आउटसाइड के लिए वही सिचुएशन है, सरफेस के लिए भी वही सिचुएशन है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन आउटसाइड और ऑन द सरफेस सेम रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, सेम रिजल्ट निकलेगा। तो इफ P पॉइंट लाइज आउटसाइड, मैं लिख देता हूं, इफ P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, यदि स्फीयर के बाहर है P पॉइंट, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, ऑटोमेटिकली निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप, ये यही आई थी ना, तो मुझे बार बार अब निकालने की जरूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं कि क्या आएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या आई थी, इफ P लाइज ऑन द सरफेस, ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब की बार डिस्टेंस जो है इस r की बजाय कैपिटल R हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। ये दोनों चीजें, दोनों रिजल्ट पिछले टॉपिक से मैंने उठा लिए, दोबारा से कैलकुलेट करके नहीं बताया। लेकिन अब थर्ड सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, इफ P लाइज इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, यदि P पॉइंट अंदर लाई करता है तो सिचुएशन देखो बेटा, अब हम इसकी बात करेंगे। यदि P पॉइंट अंदर लाई करता है तो अब की बार जो डिस्टेंस ली जाएगी वो ये ली जाएगी, मान लिया ये है r, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, ठीक है भाई, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, कैसी, स्फेरिकल, सच दैट स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में कंडीशन क्या होगी, O से P तक की दूरी जो है, यानी कि जो रेडियस है उसका सरफेस का, वो r मान लिया हमने, स्मॉल r समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अब एक बात सोचने की क्या है यहां पर, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो अंदर भी होगा बाहर भी होगा, तो अलग अलग सरफेस पर, अलग अलग डिस्टेंस पर, यानी कि जो ये सिग्मा है, ये सिग्मा जो है बेटा याद रखना, सॉलिड स्फीयर के केस में जो सिग्मा है बेटा, इट विल बी ए फंक्शन ऑफ r, ये r का फंक्शन होगी, और यदि ये r का फंक्शन होगी तो हमारा चार्ज जो है वो भी r का फंक्शन होगा, यानी कि चार्ज अलग अलग स्फेरिकल सरफेसेस पर, अलग अलग दूरियों पर उसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी, ठीक है। तो ये बात तुम्हें समझनी है। तो मान लेते हैं, लेट Q डैश बी द चार्ज, Q डैश क्या मान लिया हमने, वो चार्ज मान लिया एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ये जो सरफेस बनाई थी बेटा, इस सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया, Q डैश, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। और ये चार्ज इस Q के, कंडीशन क्या है, Q डैश विल बी लेस देन Q, रीजन समझ में आ गया, क्योंकि Q डैश छोटी सरफेस है और Q बड़ी सरफेस है, तो चार्ज का डिफरेंस जरूर मिलेगा। अब बेटा हमारे पास वैल्यू कैसे निकालते हैं, Q डैश की वैल्यू क्या आएगी, Q डैश स्मॉल सरफेस पर चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है उसने, ठीक है, ये लिखेंगे। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी बताओ क्या लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज कितना है Q, वॉल्यूम कितनी है बेटा 4/3 पाई r क्यूब, ये आ गई वॉल्यूम, ये तो आ गई टोटल इस बड़ी सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी है। और यदि ये यूनिफॉर्म है तो इसको यहां पर कितनी आएगी, इस सरफेस पर वो लिखेंगे यहां की वॉल्यूम 4/3 पाई इस
इस छोटे गोले का गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या आएगा आर क्यूब। ये समझ में आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आ गया हमारा बेटा क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये चार्ज, इतना चार्ज एनक्लोज किया गया है किसके द्वारा, इस गॉसियन सरफेस के द्वारा। अब बेटा चार्ज एनक्लोज अगर पता लग जाए तो गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, देखो फटाफट, अब तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा कि जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है इस सरफेस के लिए, वही तरीका यहां पर एक सरफेस बनाएंगे ds और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी, नॉर्मल की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा EDS। ठीक है, क्लियर होगी बात। cos 0 डिग्री आएगा क्योंकि देखो दोनों आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, इज इक्वल टू कौन सा चार्ज लिया बेटा क्यू डैश लिया। आपकी बार चार्ज कौन सा लेना क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, यही अंतर था बस। ठीक है, तो अब कर दो, E बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन, क्यू डैश का मान क्या आया है क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस सरफेस का, इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल है, क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। यहां से आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हुआ, एक बच गया आर, तो रिजल्ट आ गया बेटा हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कहां पर इनसाइड, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारी क्यू आर अपॉन 4 पाई। ठीक है, और नीचे क्या आएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या आएगा आर क्यूब। समझ में आ गया आपको बात। ये सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं। ये देखिए, तो यहां से हमने क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आई है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी करेगी, डिस्टेंस के घटने से घटेगी, यानी कि हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो कम होती जाएगी और सेंटर से सरफेस की तरफ आएंगे तो बढ़ती जाएगी। तो हमने दोनों सेल्स के लिए भी और सफियर, सॉलिड सफियर के लिए भी दोनों केसेस को स्टडी कर लिया। अब मैं दोनों का कंपैरिजन लिखूंगा और ग्राफिकली उस बात को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि हमने दोनों सिचुएशंस को पढ़ लिया है तो अब ध्यान से उन चीजों को जो आपने पढ़ी हैं वो देखेंगे हम। क्या किया आपने, एक तरफ आपने क्या लिया था बेटा, पहले सबसे पहले क्या पढ़ा था, स्फेरिकल सेल पढ़ी थी आपने, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। फिर मैंने बाद में आपको क्या पढ़ाया, सॉलिड स्फीयर पढ़ाया। ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तो दोनों सिचुएशंस में पहली सिचुएशन लेते बेटा, यदि इफ P लाइज आउटसाइड, भाई अगर हम स्फेरिकल सेल ले लें और P पॉइंट आउटसाइड रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, आपने पढ़ लिया था 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड डायरेक्शन थी। समझ में आ गई। यहां पर भी क्या आया था, P लाइज आउटसाइड, तो उस सिचुएशन में भी ये भी वही रिजल्ट आया था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो पहली सिचुएशन दोनों के लिए कॉमन है, चाहे सेल ले लो चाहे स्फीयर ले लो, दोनों में फर्स्ट सिचुएशन विल रिमेन सेम। यदि पॉइंट आउटसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बिहेव करेगी जैसे सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो। दूसरी बात, इफ P लाइज ऑन द सरफेस, यदि P सरफेस पर लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी सेम सिचुएशन आएगी, P लाइज ऑन द सरफेस, तो इस दौरान हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू आर कैप। ये दो सिचुएशन दोनों में एक जैसी हैं, एक तरीके से करनी है, एक जैसा रिजल्ट आएगा। लेकिन इफ P लाइज इनसाइड,
ठीक है। यदि P अंदर लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या आई थी बेटा, सीधी सीधी बात आई थी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आई थी, जीरो आई थी। और यदि P लाई इनसाइड द स्फीयर, यदि स्फीयर में रिजल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा मान लिख देता हूं, क्या है था, क्यू आर अपॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब। यहां से क्या सीखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है। ये बात समझ में आ रही है। तो बेटा इस सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद, तीनों सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद हम तीनों का ग्राफ बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें लिखने के बाद हम ग्राफ को एनालाइज करते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ले लो और डिस्टेंस को इस तरफ ले लो, और सिचुएशन को कंडीशन में जो जो कंडीशंस लगाएंगे उनको लगा दो। यहां पर आर वैल्यू सरफेस, इस सिचुएशन में आर ग्रेटर देन आर है, इसका मतलब हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन किसके लिए है, आउटसाइड द सेल। और इसमें आर लेस देन आर है तो हम ये इनसाइड की बात कर रहे हैं। और यहां से जीरो से शुरू हुआ, सेंटर, जीरो पर क्या होता है, सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी रहेगी, जब तक इस आर का मान लेस देन रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी बेटा, जीरो रहेगी। तो ये लाइन चलेगी यहां पे, ये लाइन समझ में आ गई। फिर जैसे ही इस आर की वैल्यू इस कैपिटल आर के बराबर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फिक्स वैल्यू आ जाएगी। और वो फिक्स वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी, ये वैल्यू लिख देते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर। और उसके बाद क्या देखा तुमने, ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है। उसके बाद यदि हम आउटसाइड चले जाते हैं ये वाली सिचुएशन में, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है बेटा, ये आ जाती है। तो सेकंड एकदम से राइज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, उसके बाद फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये समझ में आया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा ग्राफ देखिए इसका, इस सिचुएशन में ग्राफ देखिए, यहां पर आर ले लिया हमने, इधर ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड, वही सिचुएशन जीरो, कैपिटल आर, ये आर लेस देन आर की सिचुएशन है, ये आर ग्रेटर देन आर की सिचुएशन है। अब देखो, जब तक आर, ये स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगी। डायरेक्टली का मतलब आर का मान जीरो रखोगे तो जीरो, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन कैसी आती है बेटा, स्ट्रेट लाइन आती है। यहां तक हमारा जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इस बिंदु तक। ठीक है, यानी कि ये जो ग्राफ है वो हमें ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। फिर जब इस बिंदु पर आ जाते हैं तो हमारी फिक्स वैल्यू आ जाती है, बढ़ते बढ़ते ये आ जाएगी, इतनी बढ़ेगी। और फिर उसके बाद ये वाली सिचुएशन में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला रिजल्ट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो बेटा दोनों ग्राफ्स आपने एनालाइज कर लिए, दोनों सिचुएशंस को एनालाइज कर लिया। कंक्लूजन ये निकला कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे बच सकते हैं। मैं एक तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हम यदि स्फेरिकल सेल ले लें, ये जो स्फेरिकल सेल ये हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकती है। जैसे कैसे बेटा, जैसे जब बादल होते हैं, बिजली चमकती है तो बिजली गिरती है तो उससे बचा जा सकता है यदि हम किसी होलो स्फेरिकल सेल के अंदर हो। यदि हम किसी चार्ज स्फेरिकल सेल, यानी कि बिजली अगर गिर जाए और स्फेरिकल सेल में बैठे हैं हम, जैसे गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो गाड़ी एक कंडक्टिंग होती है, कंडक्टिंग सरफेस होती है उसकी, तो वो उससे होती हुई कहां पर चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए, टायर भी कंडक्टिंग होने चाहिए, अदरवाइज चार्ज उस सरफेस पर ही रहेगा। और तुम जैसे इसको खोलने की कोशिश करोगे तुम्हें शॉक लगेगा, तुम्हें हाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो जल भी सकते हो। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि स्फेरिकल सेल विल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डर। ठीक है, जो स्फेरिकल सेल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डर का काम करेगा और इस घटना से
इस घटना से हमें ये पता चलता है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके? कंडक्टिंग होलो स्फीयर या कंडक्टिंग होलो कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो होलो कंडक्टर्स का इस्तेमाल करके हम शील्डिंग इफेक्ट को अंजाम दे सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको। आज का आपका ये टॉपिक था, गॉस थ्योरम की सारी एप्लीकेशन हमने कर ली है। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल सेक्शन बचता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा।